नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के आज के अंक में। हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम कृषि जगत से जुड़ी समस्त कृषि संबंधी जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज पहले कृषि जो है वो पारंपरिक तरीके से किया करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता था और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती थी। लेकिन समय के साथ कृषि में भी आधुनिकता आ गई और हम आज देखते हैं कि हमारा आज का जो किसान है वो उन्नत तकनीकों की मदद से न केवल सफल खेती कर रहा है बल्कि दोगुना लाभ भी कमा रहा है। आज खेती करना बहुत ही सरल और सुगम हो गया है। तो जी हाँ किसान भाइयों, हमारा आज का विषय यही है, कृषि में नई उन्नत तकनीकों का महत्व। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुबोध कुमार पांडे जी, कृषि निदेशक LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल से, और साथ ही हमारे साथ एक सफल कृषक भी मौजूद हैं, निखिल खरे जी, भोपाल से ही हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला सवाल डॉक्टर साहब से यही है कि किस तरह से मशीनरी या तकनीकी का उपयोग किया जाए जिससे कि लागत को तो कम किया जाए लेकिन उत्पादन को बढ़ाया जाए। जैसे अब आपने अभी कहा कि परंपरागत खेती होती थी तो उसमें एक हल होता था, बैल के माध्यम से उसको चलाया जाता था। उसमें विकास हुआ तो फिर ट्रैक्टर आया, उसके साथ हैरो आए, डिस्क हैरो आए, प्लाऊ आया। अब उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल करके ऐसे यंत्र बन गए हैं जिन यंत्रों का सिर्फ एक इस्तेमाल करके हम दिन ब दिन श्रमिकों की बढ़ने से, उनके पैसे बढ़ने से और उनकी कमी होने की वजह से अब आवश्यकता इस बात की हो गई है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा किसान स्वयं चीज़ों को कर ले। मान लीजिए आलू की खेती हम करते हैं तो आलू की खेती के अंदर पोटैटो प्लांटर आ गया है जी। जिसको आप ट्रैक्टर के साथ लगा लीजिए। एक ही प्लांटर के अंदर आपके परिवार के 2 लोग और हैं तो वो उसके साथ बैठ जाते हैं, एक नाप के सब आलू ले लेते हैं। उसमें हम आलू एक तरफ से पड़ता रहता है, दूसरी तरफ से फर्टिलाइज़र पड़ता रहता है। तो वो मशीन जो है वो खेत में आपके नाली बनाती है, एक बीज गिराएगी, फर्टिलाइज़र गिराएगी, उसके बाद नाली बंद कर देगी। कहने का मतलब ये है कि बहुत कम समय में आप ज़्यादा एरिया कवर करके उसको कर सकते हैं। दूसरा, जैसे अभी इस समय गेहूं की कटाई चल रही है तो गेहूं की कटाई में हमारे पास कंबाइन आ गई है जिसको अगर आप खेत में ले जाते हैं तो वो गेहूं को काटती भी है, उसके बाद उसको ट्रॉली उसी के साथ लगी रहती है, उसमें उसको भर भी देती है। तो ऐसे समय कम हो गया। लेकिन ये उन किसानों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास खेत की संख्या ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है। बहुत छोटे किसानों के लिए इसमें फिर कीमत ज़्यादा लग जाती है। उसी जगह पर एक नया यंत्र आया हुआ है जिसको कि हम बोलते हैं ज़ीरो टिल मशीन। ज़ीरो टिलेज मशीन का मतलब है, जैसे गेहूं की खेती इस समय हो रही है, गेहूं के खेत के बाद इसको हम छोड़ देते हैं। अब जून जुलाई के समय, जिस समय पहली वर्षा होगी उस समय फिर हम धान लगाने चलते हैं तो खेत की जुताई करें, उन सब चीज़ों से बचा जाता है। इसमें सीधा सीधा उस गेहूं के पैड़ी लगे खेत के अंदर जहाँ से गेहूं हमने काटा है, सीधा उसी में हम धान के बीज को डाल देते हैं और वो मशीन के माध्यम से पड़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो गेहूं की पैड़ी पड़ी हुई है वो पानी की वजह से उसके अंदर डिके करता है और फर्टिलाइज़र देता है। और बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारी धान की फसल को मदद भी करते हैं। तो वो लागत हमारी जुताई और उन सब की बच गई। तो ये जाहिर सी बात है, जब किसानों का इनपुट कम हो गया तो लाभ जो है उनको उसी माध्यम से उनका बढ़ जाता है। तो अब यंत्रों के आ जाने से जो उत्पादन है उसमें भी वृद्धि हुई है और थोड़ी सी सहूलियत भी हुई है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सर ने कि किस तरह से अगर यंत्रों का सही इस्तेमाल किया जाए तो वाकई में लागत को कम किया जा सकता है और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। सर, इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि आज वर्तमान में किस प्रकार के जो नए नए उपकरण आ गए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। उपकरणों में तो देखिए, जब कोई भी खेती होती है, बीज को बोया जाता है तो बीज का पौधा जब निकलता है तो उसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं। वो इंसेक्ट आते हैं, वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब ऐसे यंत्र आ गए हैं जिनसे स्प्रेइंग करी जा सके। और फर्टिलाइज़र को देने के लिए अब तरीका आ गया है कि उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र आ गया है जो बहुत नैनो मात्रा में आवश्यकता उनकी होती है, तो उनका भी हम स्प्रे उस पर कर सकते हैं। ड्रोन आ गए हैं, ड्रोन के माध्यम से न केवल हम फर्टिलाइजर बड़े बड़े खेतों के अंदर बिना किसी
श्रमिक को लगाए या किसी को भेजे, उन ड्रोन के माध्यम से पूरे खेत का एक इमेज हम कैप्चर कर लेते हैं। उस इमेज से हमें पता चलता है कि इस तरीके के इसमें रोग लगे हैं या इस तरीके के कीट लगे हैं, तो आवश्यकता अनुसार उन कीटनाशकों या फफूंदीनाशकों का उसी ड्रोन के माध्यम से हम स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि एक यूनिफॉर्म मात्रा में पूरे खेत के अंदर उस तरह से स्प्रे हो जाता। तो इस तरह से बहुत से ऐसे यंत्र आ गए हैं कि पौधा जब हम बीज बोते हैं तो फर्टिलाइज़र जब देते हैं तो बहुत से खरपतवार निकल आते हैं। उन खरपतवार को दूर करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे यंत्र हैं, जो 2 नालियों के बीच की जगह है उसी में से करके हम उन खरपतवार को निकाल देते हैं, जिससे कि हमारे फसल को जितना न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं वो फसल को मिले। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सर ने कि आज जो नए नए उपकरण आ गए हैं उनसे किस तरह से जो है वो खेती किसानी को आसान और सरल बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न निखिल खरे जी से है। सर, आपसे भी हमारा यही प्रश्न है कि किस प्रकार से आप मशीनरी का उपयोग करते हैं जिससे कि आपके जो खेती किसानी है उसमें लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है आपका। देखिए, जो हम लोग एक खेती करते हैं तो उसमें गांव में एक सबसे बड़ी दिक्कत आ गई कि कुशल और अकुशल जो श्रमिक पहले आसानी से उपलब्ध हो जाते थे कम दरों में, वो आजकल बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर गांव के जो नए बच्चे हैं वो शहर की ओर नौकरी के लिए पलायन कर जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि इसमें कृषि में मेहनत ज़्यादा और पैसा कम है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को अब ये कि नई तकनीकों से, जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है जब हम लोग बुआई करते हैं और कटाई करते हैं, सबसे ज़्यादा श्रमिक उस समय लगता है। तो यदि हमको उस समय कोई तकनीक का हम लोग उपयोग करते हैं, नई तकनीक का, ट्रैक्टर का और इन सब का, तो इससे हमको मतलब श्रमिकों का जो एक कमी है और श्रमिकों को देने वाला जो पारिश्रमिक रहता है, पारिश्रमिक, तो उसमें हमारी काफ़ी बचत होती है और वही सीधा लाभ हमको उसके उत्पादन में मिलता है। तो इसलिए जितनी नई तकनीक हम लोग अपनाते हैं तो हमको तो निश्चित रूप से लाभ है, समय भी बचता है और उसकी गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी आती है। तो निखिल जी, आप खेती बाड़ी के साथ पशुपालन भी करते हैं? जी हाँ, एक आजकल जो मैं किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि एक समग्र खेती का जो एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है आजकल जी। तो उसमें क्या होता है कि यदि आप खेती के साथ साथ, क्योंकि खेती में क्या होता है, आपको जो भी आय प्राप्त होती है वो 4 महीने या 6 महीने बाद प्राप्त होती है। तो अपन को रेगुलर, जो किसान सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे, तो उसके लिए यदि साथ में पशुपालन किया जाए तो उसका क्या होता है कि जो सह उत्पाद होते हैं कृषि के, वही लागत आती है, जो चारा भूसा जो भी निकलता है वो दुधारू पशुओं के खाने के काम आ जाता है। तो उसमें क्या है, अपन गाय पाल सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, मत्स्य पालन, मछली पालन, ये सारे साथ में इसके करने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जो भी अपने कृषि के जो सह उत्पाद होते हैं वो इनमें काम आ जाते हैं। और जो गाय गोबर करती हैं, गोमूत्र करती हैं, तो उससे अपन बायोगैस या अपन वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना के सीधे अपन इसमें डाल सकते हैं, खेतों में डाल सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक रहते हैं और काफ़ी बचत होती है। तो दुग्ध पालन से अपन को रेगुलर एक इनकम मिलती है किसानों को, मुर्गी पालन से भी एक सतत आय लगातार बनी रहती है। तो यदि अपनी फसल आने में टाइम में या फसल किसी भी रूप में यदि अपनी कहीं ख़राब होती है तो अपन को एक दूसरा एक आय का, इनकम का स्रोत मिला रहता है, जिससे अपन कभी नुकसान में नहीं रहते किसान लोग। जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी निखिल जी ने कि अगर हम खेती में जो है समग्रता के साथ कार्य करेंगे तो हमारी बचत भी होगी और हमें एक अच्छी इनकम भी प्राप्त होगी। तो अगला सवाल हमारा डॉक्टर साहब से है कि जितने भी हमारे तकनीकी उपकरण हैं, यदि हम इनका इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद अगर हम इनका सही तरह से रख रखाव करें तो ये कितने लंबे समय तक चलते हैं और किस तरह से हम सावधानी रखें तो ये मेंटेन रह सकते हैं? देखिए, जितने भी कृषि संबंधित जितने भी यंत्र हैं वो सब खेत में ज़मीन में ही चलते हैं और उसके अंदर बहुत सारे पानी, फर्टिलाइज़र, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। तो जाहिर सी बात है उसके साथ जो मिट्टी लग जाती है या डस्ट आकर के उस इक्विपमेंट्स को चलाते हैं तो उसके ऑयलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उनके जो ब्लेड होते हैं जो कि ज़मीन की सतह को फाड़ते हैं और नीचे से ऊपर मिट्टी को करते हैं, रोटावेटर जैसे हुआ या प्लाऊ हुआ हमारा, तो उनको अगर खेत से ले आने के बाद तुरंत उनको धुल करके और उसके साथ ऑयल उसके ऊपर लगा दिया जाता है तो उनको बहुत दिनों तक हम रख सकते हैं। क्योंकि होता बेसिकली ये सब लोहा है, लोहे पर पानी जहाँ लगा तहाँ उसमें जंग लगती है और जंग लगने के बाद उसके धार पे भी बहुत असर आता है और फिर धीरे धीरे वो ख़राब हो जाता है। यदि अगर इनका हम इस तरीके से लाने के बाद धुल करके ऑयल लगा देते हैं
तो काफ़ी दिनों तक उन यंत्रों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जितने भी हमारे तकनीकी उपकरण हैं, जो कृषि संबंधी अब नए नए उपकरण आ गए हैं, उनका अगर हम सही तरह से रख रखाव करें तो वो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो चल सकते हैं। और इसी के साथ सर आपसे भी हमारा यही प्रश्न है कि आप अपने जितने भी तकनीकी उपकरण हैं वो उनका आप किस तरह से रख रखाव करते हैं? जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, हम लोग भी यही प्रक्रिया को अपनाते हैं कि अपना जो भी काम होता है उसके बाद यंत्रों को सबसे पहले पानी से धो के उसको धूप में अच्छी तरह सुखा लेते हैं और उसको पोंछ के जो इसमें नमी ना रह जाए। और कोशिश में कि ये ज़रूर करते हैं हम लोग कि इन यंत्रों को एक अलग से कोई हमारे पास जगह हो या एक कवर्ड जगह हो, शेड हो, उसमें रखते हैं जिससे पानी का, बरसात का, नमी का प्रभाव ना रहे, जिससे जंग आदि से इनको बचाया जा सके। इसके अलावा जो ट्रैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण जो अपने यहाँ उपकरण होता है खेती में, तो इसकी भी समय समय पर सर्विसिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कृषि संबंधी मशीनरियों के महत्व के बारे में। आजकल यंत्र आ गए हैं, दूध निकालने के इक्विपमेंट्स आ गए हैं। अब उन दूध निकालने के इक्विपमेंट्स का जब हम मिल्क का एक्सट्रैक्शन करते हैं और उसके बाद वो उस पशु से उसको बाहर निकालते हैं, वहाँ उनका रखरखाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि दूध उसी के माध्यम से जा कर के पैक हो रहा है, तो बहुत सारे कंटामिनेशन उसके साथ हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर ये उनको ढंग से साफ सफाई करके रखते हैं तो बहुत से हैजार्ड से भी हम बचा जा सकता है। तो खरे साहब, आप जो है पशुपालन भी करते हैं, तो आप किस तरह की नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं? आपके मतलब गौशालाओं में किस तरह की मशीनें लगी हैं दूध निकालने संबंधी? दूध उत्पादन में सबसे बड़ा क्या होता है, यदि आपके पास ज़्यादा गाय भैंसे हैं तो आपको दूध निकालने की मशीन ज़रूर लगानी चाहिए। उससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहता है और पशुओं के थनों पे भी इसमें विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और शुद्धता अपने जो ग्राहक होते हैं उसको भी मिलती है। तो जो दूध निकालने की मशीन हो गई, इसके अलावा दूध को पैकेट बंद करने की मशीन होती है। इसके अलावा दूध को से आजकल क्रीम और फैट भी निकाला जाता है, तो उसकी भी मशीन होती है, जो भी एक उत्पादन में और इनकम का बहुत बड़ा सोर्स होता है। इसके अलावा आजकल तकनीक आ गई हैं जहां अपन गायों भैंसों को रखने के लिए बहुत सारी तकनीक आ गई हैं कि जैसे अपन उनका फर्श को ढालदार बनाना चाहिए, जिससे उनका जो गोमूत्र है और गोबर है वो वहाँ पे ना टिके, अपन एक पानी से उसको धोएं और सीधा उसकी नाली के द्वारा वो एक जो गोबर गैस संयंत्र आजकल बन रहे हैं उसमें चला जाए, तो साफ़ सफाई भी रहती है, कीट मच्छर और मक्खी ये सब नहीं होते हैं। इसके अलावा शेड का जो होता है उसका निर्माण भी ऐसा होता है, ढालदार हो या एस्बेस्टस की सीट जैसे अपन लगाते हैं आजकल उसमें। तो ये सब तकनीक है जिससे पशु को डायरेक्ट धूप से बचाया जा सके। और हवा पानी का जो विशेष व्यवस्था रखती, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होनी चाहिए उसमें, है ना, और कूलर पंखे की भी व्यवस्था आजकल करते हैं गर्मियों के लिए। तो इस टाइप से शेडों के निर्माण में भी बहुत अच्छी उन्नत तकनीक है, उसके फर्श के निर्माण की भी अच्छी उन्नत तकनीक है। और जहां अपन भूसा चारा का जो गोडाउन होता है उसमें भी अपन देखते हैं कि मजबूती रहे कि जिसमें पानी या नमी ना आए, जिससे उसमें फंगल या इस प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए, जिससे वही पशु खाता है वो फिर बीमार पड़ता है। तो वो सब साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। निखिल जी, कई बार हम देखते हैं कि कुछ किसान भाई जुगाड़ से भी यंत्र बना लेते हैं,
जी जी। तो क्या आपने भी कभी इस तरह के यंत्र जी बनाए हाँ, हैं? बिल्कुल। पहले के समय में तो अपन जो बैल से जुताई वगैरह होती थी, बुआई, लेकिन आजकल काफ़ी यंत्र आ गए। फिर भी जो दूर दराज के गांव हैं, या हम लोग भी शुरू के समय में आजकल क्या करते हैं, जो वहाँ पे ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं है या उनकी सामर्थ्य नहीं है, तो हल्की जुताई के लिए मोटरसाइकिल के पीछे वो प्लाऊ या जोतने की मशीन को बांध लेते हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया और उससे फिर मोटरसाइकिल से खींचते हैं उसको। तो छोटी मोटी मतलब एक जो जुताई, हल्की जुताई का काम हो जाता है उसमें। इसके अलावा जो ज़मीन को लेवल करने का काम होता है, उसके लिए भी इसी प्रकार का उपयोग किया जाता है। मोटरसाइकिल में एक पटला बांध के उसको भी खींच के चलाते हैं, उसमें भी एक आदमी को खड़ा कर दिया तो थोड़ा सा वजन आ जाता है। ये सब जुगाड़ के काम होते हैं। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन में भी कई लोगों ने एक प्रयोग किए हैं कि सेलाइन बॉटल से और धीमे धीमे उसको पानी नीचे तक पहुँचाते हैं फलों के पौधों में। इसके अलावा और आजकल जो चल रहा है कि जो खरपतवार निकालने के लिए भी काफ़ी लोग उपयोग कर रहे हैं कि छोटी सी साइकिल टाइप का यंत्र बनाते हैं, उसमें आगे एक धारदार हथियार लगा देते हैं, तो वो आगे से खरपतवार निकालता हुआ चला जाता है। ऐसी कई चीज़ें जुगाड़ की भी चलती हैं जो किसान भाई अपने द्वारा दिमाग लगा के कुछ कुछ करते रहते हैं। वैसे तो देखा जाता है कि अगर कोई किसान शहर के आसपास रह रहा है तो उसको तो अवेलेबल हो जाती है मशीनरी। ये जुगाड़ वाले तो आमतौर पे दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों उनको जरूर ये सब करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे हमारा प्रश्न ये है कि आजकल के जो युवा हैं वो नई तकनीकों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय हर एक चीज़ जो है वो एक मोबाइल फ़ोन हर आदमी के हाथ में आ गया है। आजकल का युवा जो है उसका भी इस्तेमाल बहुत अच्छे तरह से कर रहा है। उसका इस्तेमाल हम ड्रोन में, जैसे आपको भी बताया मैंने कि फर्टिलाइज़र के स्प्रे में, इंसेक्टिसाइड के स्प्रे में, फंजीसाइड के स्प्रे में करते हैं। उसी तरीके से कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे भी बन गए हैं कि जो उनका खेत है उस खेत के अंदर वो यदि सेंसर लगा देते हैं तो जो टेम्परेचर, जो मॉइस्चर उस खेत के अंदर उस पर्टिकुलर फसल के लिए होना चाहिए, उसमें थोड़ी भी कमी आती है तो उनको अपने मोबाइल फोन पर एक अलर्ट आ जाता है कि आपके मिट्टी के अंदर नमी की कमी हो रही है और वहाँ फॉगर लगा है या ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल से वहीं से वो ऑन कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर युवाओं का इन्वॉल्वमेंट होने से और उनको कृषि की तरफ थोड़ा आकर्षित होने की वजह से अब ऐसा हो रहा है कि कृषि के अंदर वो ऐसे ऐसे यंत्र बन जा रहे हैं जिन यंत्रों से कम समय में कम देखभाल के लिए खर्च करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं जी। और युवा आज का जो है वो सीधे जो पहले रॉ अनाज खाया जाता था, गेहूं, दाल, चावल, उनसे अलग हट रहा है। तो वो इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को भी बना करके उसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है जहाँ उसको वैल्यू एडिशन उसका कर देते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और वैसे भी हम देखते हैं कि आज का जो युवा है वो पढ़ लिख कर शहरों से ग्रामीण इलाकों में जो है वो खेती किसानी को बहुत ही मॉडर्न और स्मार्ट तरीके से कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज का युवा जो है वो खेती की ओर अग्रसर हो रहा है। सर, इसी के साथ हम एक सवाल आपसे करेंगे, महिला सशक्तिकरण पे बात करेंगे कि महिलाओं के लिए जो है वो कृषि के क्षेत्र में ऐसी किस तरह से उन्हें सशक्त किया जाए जिससे कि महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं तो वो जो है वो संभव हो सके। देखिए, किसान तो सुबह अपने खेत में चला गया, उसने अपनी फसल की, महिलाओं का काम था घर को देखना और देखभाल करना। लेकिन अब जैसे गेहूं की फसल है मान लीजिए, या धान की फसल है, धान की फसल उसने खेत में काटी, गेहूं को सेल आउट कर दिया, भूसा निकल आया उनके पास, पुआल धान निकला, पुआल निकल आया। तो महिलाएं 100 रुपए के पैकेट मिलते हैं जिसमें कि मशरूम का स्पॉन होता है, मशरूम जिसको फफूंदी या कवक बोलते हैं आप, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 24 से 25% के अराउंड होती है ड्राई वेट में। तो दालें बहुत महंगी हैं, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, बच्चों को भी ज़रूरत है, महिलाओं को भी ज़रूरत है। तो उस भूसे का इस्तेमाल करके वो मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। मान लीजिए वो फ्रेश मशरूम उनका नहीं बिक रहा क्योंकि फ्रेश मशरूम के अंदर 90-95% पानी की मात्रा होती है, तो वो उसको ड्राई कर लेते हैं, सन ड्राई करके पाउडर के फॉर्म में कर लिया, या उन्हीं को चिप्स बना लेते हैं वो। तो इस माध्यम से न्यूट्रिशन भी होता है और उनको अगल बगल वो सेल करके एक छोटा मोटा आमदनी का एक ज़रिया बनता है। यदि प्रोडक्शन करने के बाद, मशरूम के उत्पादन करने के बाद एक 3 किलो का बैग अगर होता है तो उसे 2.5 से 3 किलो के बीच में मशरूम मिलता है।
उसके बाद उस बैग में जो भूसा है हमारा या पुआल है, जी। उसको हम अपने खेत में अगर डालते हैं और जुताई कर देते हैं तो होता क्या है कि उनकी वजह से, उसकी वजह से वो डिग्रेडेड मटेरियल होता है। जी। तो जब सॉइल में जाता है तो एक बार आप जब सिंचाई करते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स की हमारे खेत की जल धारण क्षमता बढ़ती है। जी। तो जब वो बढ़ जाती है तो आपने एक बार सिंचाई की तो वो ज़्यादा दिन तक रहती है। तो इसका मतलब है जो खेत से पैदा हुआ उसी से फिर दूसरा प्रोडक्ट आपने बना लिया और वो फिर से खेत के ही अंदर चला गया। तो इस माध्यम से उन्हें आय भी हुई और उसका खेत में लाभ भी हो गया। जी। मतलब सर ने सीधे सीधे कहा है कि अगर हम किसी भी चीज़ का प्रसंस्करण कर दें जी, तो महिलाओं को बहुत अच्छी आय और रोजगार प्राप्त हो सकता है और महिला सशक्तिकरण संभव हो सकता अब गेहूँ पैदा हुआ, गेहूँ जी। को कट करके वो दलिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। है। जी। पीस करके उसको पाउडर के रूप में बहुत सारे जो हमारे मिलेट्स, जैसे ये वर्ष मिलेट के रूप में, वर्ष के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मिलेट्स के अंदर पावर बहुत ज़्यादा होती है, जी। बहुत उनकी कैलोरी होती है, तो उनका उत्पादन करके उसको पैक करके वो सेल आउट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे एक आमदनी का ज़रिया, तो वो किसान के लिए एक अतिरिक्त आय के रूप में हो जाता है। जी। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी सर। इसी के साथ एक सवाल और है मन में कि जैसे पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर कि सब्जियाँ पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पर सब्जियों को सुखाने वाली मशीनें होती हैं जिनसे उनको सुखा लिया जाता है। तो क्या ऐसी सब्जियों पे, उनके न्यूट्रिशन पे, पौष्टिकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब आप किसी भी सब्जी को ड्राई करते हैं जी। तो अगर उस सब्जी के लिए वाले इक्विपमेंट को आपने लिया है तो उसमें तापमान फिक्स होता है। जी। क्योंकि जब भी कभी हम किसी भी ग्रीन चीज़ को जिसके अंदर मॉइस्चर रहता है उस मॉइस्चर को निकालते हैं तो एक धीरे धीरे उसका मॉइस्चर निकाला जाता है, इसीलिए उन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो धूप में सुखा करके जनरली हम लोग उसको करते हैं। जैसे आंवले का कुछ बनाना होता है या नींबू को कुछ बनाना होता है, आम का कुछ बनाना होता है, तो महिलाएं उसको कट करके धूप में सुखा के इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अगर उसका मशीन इस्तेमाल की जा रही है तो मशीन के इस्तेमाल करने से उसके न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर उसके प्राविधान पहले से किए गए रहते हैं कि वो उतने ही टेम्परेचर पर धीरे धीरे मॉइस्चर को निकालेगी। जैसे एग्जांपल में आप मशरूम ले लीजिए, तो मशरूम के लिए 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर धीरे धीरे उसका मॉइस्चर निकाला जाता है, जिससे वो अपने कलर को भी मेंटेन रखता है और ड्राई भी हो जाता है। फिर आप जब चाहें तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर सब्जियों को सुखाने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाए तो उनके न्यूट्रिशन पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सर इसी के साथ हम बात करें अगर कि जैसे हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा जो है वो खेती की जाती है, तो वो कहाँ तक सफल है? देखिए, हाइड्रोपोनिक्स यूनिट एक नई टेक्निक निकली है, वो इज़राइल से बेसिकली वो विकसित हुई है। उसमें हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं और पौधों को पैदा किया जा सकता है। अभी तक जितना किया गया है उसके अंदर सारे वेजिटेबल्स जितने हैं और कुछ फ्रूट्स उसके अंदर हम उत्पादन करते हैं। अब हाइड्रोपोनिक यूनिट को करने के लिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। नेट हाउस के अंदर हम उन चीज़ों को पैदा कर लेते हैं। उसके फ़ायदे बहुत हैं इस वजह से कि जब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर एक फिक्स तापमान के ऊपर उन चीज़ों को करते हैं तो जो भी हम फसल उसमें ले रहे हैं उस फसल का उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, जब नेट के अंदर आपने उसको किया तो इंसेक्ट नहीं आता, इंसेक्ट नहीं आता है तो पैथोजन नहीं आते, पैथोजन नहीं आए तो आपको इंसेक्टिसाइड बचा, फफूंदी नाशक बचा और खरपतवार नाशक बचा। तो ये इतने केमिकल से वो फसल हमारी बच गई। तो इसी को आजकल हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के रूप में लेते हैं। तो जब ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो गया तो जाहिर सी बात है, जो शुरुआत में आज से 50-60 साल पहले हम जिन चीज़ों को करते थे उसका स्वाद आता था, वो सारी चीज़ें, वो न्यूट्रिशन उसके अंदर आज भी मौजूद होते हैं। और जो सबसे बड़ा पार्ट उसका ये है कि इस तरह से हाइड्रोपोनिकली जो हम प्रोडक्ट को पैदा करते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। आप ज़्यादा दिन तक उनको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि किसी तरीके का वाह है उसके अंदर केमिकल हमने सर निखिल जी, आप जाते जाते आपसे और चाहेंगे कि आप युवा किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जिनके पास भी थोड़ी बहुत भी ज़मीन है तो कृषि में नई तकनीक अपना के ज़रूर उसका उपयोग करें, और जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी यदि इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते तो थोड़ा सा अनुभव और मार्गदर्शन किसानों द्वारा या जो अपने आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी लोग जुड़े रहते हैं, नई नई तकनीकें उसमें आती हैं,
तो वो भले लीज में लेके काम करें, लेकिन जो प्राइवेट नौकरियां करके जो शहर में एक अलग जीवन, घर परिवार से दूर रह के एकाकी जीवन बिताते हैं, तो वो अपने गांव या आसपास गांव के कुछ ज़मीन लीज पे लेके ये कुछ काम करें और इससे बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और शहरों से अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बिता सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और निखिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज हमारे दोनों ही एक्सपर्ट ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, जिसका सीधा सीधा जो है किसान भाई लाभ उठाएंगे। और आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में कुछ नई कृषि संबंधी जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।